Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the meaning of demand and quantity demanded. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. मोस्ट ऑफन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड ये दोनों वर्ड्स सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्लेस पर यूज कर लिए जाते हैं. लेकिन इकोनॉमिस्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों ही टर्म्स में एक प्रॉपर डिफरेंस रहता है. तो उस डिफरेंस को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अबाउट द टर्म डिमांड. क्या कॉन्सेप्ट है डिमांड का? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग to pay or buy at each possible price of the commodity during a given period of time, other things being equal. यानी कि डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब कमोडिटी की उन क्वांटिटीज से है जैसे कंज्यूमर्स एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के दौरान और उस कमोडिटी के डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर परचेज करने में एबल है और विलिंग है. तो इसका मतलब डिमांड का मतलब हो गया हमारा कि कंज्यूमर जब एक दिए हुए प्राइस पर एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसी कमोडिटी की जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड है, एबल है और विलिंग है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम डिमांड का नाम देते हैं. जबकि बाकी और जो भी अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो इक्वल रहने चाहिए, उनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. इसका मतलब इस डेफिनेशन से क्लियर है कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड के रिगार्डिंग तीन एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है. क्या क्या है वो तीन एलिमेंट्स? द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज डिजायर फॉर अ कमोडिटी टू परचेज, सेकेंड वन इज एबिलिटी टू परचेज, थर्ड वन इज विलिंगनेस टू परचेज. यानी केवल और केवल अगर आप डिजायर रखते हैं किसी कमोडिटी को परचेज करने की तो वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं होती है. इसके साथ साथ दो कंडीशंस और सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक तो एबिलिटी टू परचेज की और एक विलिंगनेस टू परचेज की. अगर ये तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो हम उसे डिमांड में इंक्लूड नहीं करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपको जरूरत है एक टू व्हीलर की, एक डिस्टेंस आपको कवर करनी है और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको टू व्हीलर की जरूरत है. तो डिजायर है आपके पास उसको परचेज करने की, तो अकेले डिजायर से काम नहीं चलेगा. सेकंड वन है एबिलिटी टू परचेज, आपके पास काबिलियत होनी चाहिए उसको परचेज करने की, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट होनी चाहिए. मान लीजिए कि बाइक की कीमत है 85,000, तो वो 85,000 अमाउंट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. अब अगर अवेलेबल है तो भी काम नहीं चलेगा, विलिंगनेस होनी चाहिए उसको परचेज करने की, यानी कि आप उस अमाउंट को केवल और केवल उसी बाइक पर खर्च करना चाहते हैं, उस बाइक को परचेज करने में खर्च करना चाहते हैं. अगर ये आपकी विलिंगनेस है तब हम कहेंगे कि आप बाइक की डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसका मतलब डिमांड में तीनों एलिमेंट्स का एक साथ सेटिस्फाइड होना जरूरी है. एक तो डिजायर टू परचेज, दूसरा एबिलिटी टू परचेज और तीसरा हो गया विलिंगनेस टू परचेज. तो इस तरीके से हम डिमांड को एक नई डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. क्या होगी वो डेफिनेशन? डिमांड में बी डिफाइंड एज द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. यानी किसी भी कमोडिटी को बाई करने की डिजायर को जब हम सफिशिएंट परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू स्पेंड के साथ में प्रॉपर्ली ऐड कर देते हैं तो उसे हम डिमांड का नाम दे सकते हैं. तो दैट इज क्लियर. तो दिस इज अबाउट द डिमांड. अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड. वी विल टॉक अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? इट इज अ पर्टिकुलर अमाउंट द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. यानी कि किसी एक पर्टिकुलर गिवन प्राइस पर कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जितनी अमाउंट को परचेज करने के लिए विलिंग है और एबल है एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से जानी जाती है. जबकि बाकी जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं इसके वो कांस्टेंट रहने चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं
अगर ₹10 पर बिस्किट के प्राइस पर कंज्यूमर्स 6 बिस्किट्स को परचेज करता है, तो ये जो ₹10 पर बिस्किट पर 6 बिस्किट्स की क्वांटिटी इसके द्वारा परचेज की गई है, इसे हम इसकी क्वांटिटी डिमांडेड के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट है ना। लेकिन जब हम डिफरेंट प्राइजेस पर कंज्यूमर्स के द्वारा परचेज की जाने वाली, या जो कंज्यूमर्स इसकी क्वांटिटीज को परचेज करने में विलिंगनेस है और एबल है, और उसके हम जब डिफरेंट क्वांटिटीज का एक सेट तैयार करेंगे, तो इस सेट को हम क्या नाम देंगे? डिमांड का नाम देंगे। तो ये डिफरेंस रहता है डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट topic related to demand, and this is known as the demand schedule. शेड्यूल ये दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच के टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करता है। और जब हम डिमांड के रिलेशन में बात करते हैं, तो डिमांड में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक तो होता है प्राइस और दूसरा होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के रिलेशन में डिफरेंट प्राइजेस पर उसकी डिफरेंट कमोडिटीज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेबल, तो इसे हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। तो सिंपली वी कैन से दैट व्हेन वी रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ डिफरेंट प्राइस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, इट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल। क्योंकि डिमांड दो टाइप की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी होती है मार्केट डिमांड। यानी जब सिंगल कंज्यूमर्स की तरफ से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड आती है, तो उसको हम इंडिविजुअल डिमांड का नाम देंगे। लेकिन जब हम एज अ होल ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में बात करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो इसी वजह से जो शेड्यूल है, डिमांड शेड्यूल है, वो भी दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकेंड वन इज नोन एज द मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब बात करते हैं पहले हम अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। क्या मतलब है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी व्हिच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस एट अ गिवन मोमेंट। यानी कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी के रेफरेंस में डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर उसकी जितनी क्वांटिटीज को परचेज करने में इंटरेस्टेड होता है, एबल होता है, विलिंग होता है, तो हम जब इसे एक टेबल के मीडियम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाता है एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्लियर हुआ पॉइंट? यानी कि हम जब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं और इस इंडिविजुअल कंज्यूमर के रेफरेंस में जब हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के रेफरेंस में डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर इसकी डिफरेंट क्वांटिटीज को डिफरेंट एक टेबल के मीडियम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टेबल एज फॉलोज। तो यहाँ मैंने एक टेबल में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ मैंने एक तरफ कमोडिटी एक्स के प्राइजेस को कंसीडर किया है, जिसे मैंने रुपीस पर यूनिट में डिफाइन किया है, और दूसरी साइड में मैंने क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट किया है, जिसे मैंने यूनिट्स में डिफाइन किया है। व्हाट वी आर सीइंग हियर, जब कमोडिटी एक्स के प्राइस ₹10 पर यूनिट थे, क्वांटिटी डिमांडेड 9 यूनिट्स की थी, प्राइजेस ₹10 पर यूनिट से बढ़कर ₹11 पर यूनिट हो गए, तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड 9 से बढ़कर 8 यूनिट की हो गई, 9 से घटकर 8 यूनिट की रह गई। प्राइस 11 से बढ़कर 12 हो गए, क्वांटिटी डिमांडेड 8 से घटकर 7 रह गई। प्राइजेस 12 से बढ़कर 13 हो गए, डिमांड 7 से घटकर 6 रह गई। ऐसे ही प्राइजेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और ये ₹16 पर यूनिट तक पहुंच गए, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो लगातार डिक्रीज होती रही और ये 3 यूनिट्स तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग हेयर द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी। तो हम इस पर्टिकुलर शेड्यूल को इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है,
अब हम बात करते हैं अबाउट द मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड जो शेड्यूल है वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के रेफरेंस में ऑब्टेन किया जाता है, जबकि जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है वो मार्केट डिमांड यानी कि कंप्लीट मार्केट के रेफरेंस में ऑब्टेन किया जाता है। तो इसका मतलब क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? मार्केट डिमांड शेड्यूल इज वन दैट शोज टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि जब हम मार्केट के अंदर सारे कंज्यूमर्स को इंक्लूड करके चलते हैं और कमोडिटी के डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर सारे कंज्यूमर्स की तरफ से टोटल डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो टेबल फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम इसको मार्केट डिमांड शेड्यूल का नाम देते हैं। तो किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को काउंट ना करते हुए यहाँ पर कंप्लीट मार्केट को इंक्लूड किया जाता है, सारे कंज्यूमर्स को इंक्लूड किया जाता है और उन सारे कंज्यूमर्स की तरफ से कमोडिटी के डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर जो कमोडिटी की क्वांटिटीज डिमांडेड की जाती हैं उसका जो टेबल फॉर्म हमें ऑब्टेन होता है उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल का नाम देते हैं। और इसके रेफरेंस में मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर टेबल को डिफाइन किया है। यहाँ इजीनेस के लिए मैंने क्या करा है, मार्केट में ये सपोज करा है कि 3 ही कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज द ए, सेकेंड इज द कंज्यूमर बी एंड थर्ड वन इज द कंज्यूमर सी। और इन 3 कंज्यूमर को ही मैंने कंप्लीट मार्केट में कन्वर्ट कर लिया है इजीनेस के लिए, ठीक है, जिससे हमें इसको समझने में आसानी हो सके। इसी वजह से मैंने इसको फॉलो किया है। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ बिस्किट को कंसीडर किया है, इसके प्राइजेस को रिप्रेजेंट किया है, फिर ए की डिमांड को रिप्रेजेंट किया है, इसके बाद बी की डिमांड को, इसके बाद सी की डिमांड को, और फिर मार्केट डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या करा, ए बी सी इन तीनों की डिमांड को ऐड कर दिया है। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें कंप्लीट मार्केट डिमांड ऑब्टेन हो जाती है। तो जब बिस्किट के प्राइस ₹5 पर यूनिट हैं तो उस केस में जो ए की डिमांड है वो 8 यूनिट्स की है, बी की डिमांड 7 यूनिट्स की है, सी की डिमांड 6 यूनिट्स की है। इस तरह से मार्केट डिमांड हो जाती है टोटल 21 यूनिट्स। 8 + 7 + 6 एंड इट बिकम्स 21। जब प्राइस 5 से बढ़कर 6 हो जाते हैं तो उस केस में ए की डिमांड 8 से घटकर 7 रह जाती है, बी की डिमांड 7 से घटकर 6 रह जाती है और सी की डिमांड 6 से घटकर 5 रह जाती है। और टोटल डिमांड कितनी जाती है यहाँ पर अब 7 + 6 + 5 यानी कि 18 यूनिट्स की। इसी तरह से जब प्राइस 6 से बढ़कर 7 हो जाते हैं, ए की डिमांड 7 से घटकर 6 रह गई, बी की डिमांड 6 से घटकर 5 रह गई और सी की डिमांड 5 से घटकर 4 रह गई और टोटल डिमांड जो है वो 18 से घटकर 15 हो गई। 6 + 5 + 4 यानी कि 15। तो इस तरह से जैसे जैसे हम बिस्किट के प्राइजेस को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, जो मार्केट डिमांड है वो लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है। तो मार्केट डिमांड को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, जो इंडिविजुअल डिमांड्स हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की तरफ से डिमांड है, उनकी डिमांड को हमें ऐड करना पड़ रहा है। उसके बेसिस पर हमें मार्केट डिमांड रिसीव होती चली जा रही है। तो इस तरह से हम डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पर किसी भी कमोडिटी के रेफरेंस में जब उसकी डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को एक टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। एंड इससे पहले हमने इंडिविजुअल मार्केट डिमांड शेड्यूल को, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को डिस्कस किया था। ओके, थैंक यू।